साल 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सरप्राइजिंगली ये लोग यहाँ किसी सिंगर या किसी बॉलीवुड स्टार को देखने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये सभी लोग यहाँ मैथ्स पढ़ने के लिए आए थे। और इन्हें पढ़ाने वाले टीचर थे बायजू रविंद्र, एक ऐसे करिश्मेटिक टीचर जिन्होंने टीचिंग की आर्ट को मास्टर कर लिया था। फ्यूचर में रविंद्र अपनी इसी स्किल के बेस पर इंडिया की सबसे बड़ी ईडीटेक कंपनी बायजूस बनाने वाले थे और सैडली खुद अपनी आंखों के सामने उसी कंपनी का डाउनफॉल भी देखने वाले थे। लेकिन क्या है बायजूस की राइज एंड फॉल की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बायजू रविंद्र का जन्म 1980 में केरला में हुआ था। उनके पेरेंट्स एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थे। रविंद्र को बचपन से ही दो चीजों से गहरा लगाव था, स्पोर्ट और मैथमेटिक्स। 2001 में उन्होंने एक शिपिंग फर्म में नौकरी की थी, लेकिन 2 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रविंद्र की लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे दिया। उनके कुछ फ्रेंड कैट एग्जाम क्रैक करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने रविंद्र की हेल्प मांगी। रविंद्र ने अपने दोस्तों को पढ़ाया और साथ ही खुद भी कैट एग्जाम दे दिया। उन्होंने कैट एग्जाम में 100 परसेंटाइल स्कोर किया। साल 2005 में फिर से कैट एग्जाम दिया और फिर से 100 परसेंटाइल स्कोर किया। इसके बाद बायजू रविंद्र चारों तरफ कैट टॉपर के नाम से पॉपुलर होने लगे और उनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स की लाइनें लगने लगी। कुछ ही टाइम में रविंद्र को ये रियलाइज हो गया कि उन्हें टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है। 2006 में उन्होंने एक छोटी सी क्लास में शुरुआत की, बायजूस क्लासेस फॉर कैट। लेकिन बहुत जल्द ही ये क्लासेस एक ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो गई, जहां वो एक साथ 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। रविंद्र का टीचिंग स्टाइल काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था। वो मार्क्स से ज्यादा कंसेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करते थे। जिन स्टूडेंट को बचपन से ही रट्टा मारना सिखाया गया था, उनके लिए रविंद्र की ये अप्रोच काफी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी थी। इसी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने अपनी क्लासेस को कई शहरों में एक्सपेंड कर दिया। लेकिन रविंद्र के लिए हर जगह फिजिकली प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए उन्होंने बायजूस को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया। 2009 में उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने लेक्चर्स को 45 सिटीज में ब्रॉडकास्ट किया। इस टेक्नोलॉजी शिफ्ट के साथ वो एक बहुत बड़ी ईडीटेक कंपनी की नींव रख चुके थे। 2011 में और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया। एक प्लेसमेंट टीचर्स की टीम तैयार की और बायजूस ने स्कूल ट्यूशन सेगमेंट में एंट्री ले ली। रविंद्र को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर उन्हें करोड़ों स्टूडेंट तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करनी होगी। 2013 में बायजूस ने मणिपाल ग्रुप से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और अपनी मोबाइल ऐप को डेवलप करना शुरू कर दिया। बायजूस ने देखा हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच और स्पीड अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट को वीडियो से बेहतर समझ आता है, कुछ को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। बायजूस को पता था कि स्टूडेंट फोन में गेम्स और मूवीज पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए एजुकेशनल कंटेंट की क्वालिटी भी गेम्स और इंटरटेनमेंट कंटेंट जैसी ही होनी चाहिए। इसीलिए बायजूस ने एक्सपर्ट टीचर्स, मोशन ग्राफिक्स, आर्टिक और 3D डिजाइनर्स को हायर किया। सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ। एप्स के अलावा बायजूस टैबलेट और SD कार्ड्स में भी प्री लोडेड कोर्सेज बेचता था। इसके लॉन्च होते ही कस्टमर्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 2015 में सेक्वा कैपिटल ने बायजूस में $25 मिलियन इन्वेस्ट किए और 2016 में मार्क जकरबर्ग ऑर्गेनाइजेशन ने $50 मिलियन इन्वेस्ट किए। करोड़ों की फंडिंग के बाद बायजूस ने एक एग्रेसिव सेल्फ टीम बनाई। पेरेंट्स बायजूस का एड देखते और ऐप डाउनलोड करते। उसके बाद बायजूस का सेल्समैन उनके साथ पर्सनल काउंसलिंग सोशल बुक करता। काउंसलिंग में पहले बच्चों से इंटरेस्ट और एम्बिशन के बारे में पूछा जाता और फिर उसकी कमजोरियां दिखाई जाती थी। इसके बाद बायजूस लर्निंग ऐप को सॉल्यूशन की तरह पेश किया जाता था। इसी सेल्फ मॉडल के बेस पर बायजूस तेजी से ग्रो करता चला गया। 2018 में 1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन के साथ बायजूस इंडिया का पहला ईडीटेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूएशन करीब $8 बिलियन तक पहुंच गई थी। फिर आया कोविड-19, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। पूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर होना पड़ा। इस मौके को देखते हुए बायजूस ने अपनी क्लासेस को कुछ हफ्तों के लिए फ्री कर दिया। इस स्ट्रेटेजी के साथ बायजूस का ऐप यूजेज तेजी से बढ़ गया। धीरे धीरे ईडीटेक इंडस्ट्री में ग्रोथ को देखते हुए निवेशकों में फोमो पैदा हो गया और बायजूस को हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलने लगी। इन हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग के बाद बायजूस ने एक के बाद एक अपने से छोटे ईडीटेक स्टार्टअप को एक्वायर करना शुरू कर दिया। कोडिंग एजुकेशन में एंट्री लेने के लिए उन्होंने व्हाइट
राइटर जूनियर को $300 मिलियन में खरीद लिया। सिमिलरली टाइगर टॉपर, ग्रेट लर्निंग, एपिक स्कॉलर और ग्रेटअप जैसे स्टार्टअप को भी एक्वायर कर लिया। इनमें से कुछ स्टार्टअप यूएसए के थे और रविंद्र इन एक्वाजिशन के जरिए यूएस मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते थे। इन स्टार्टअप्स को तेजी से ग्रो करने के लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का लोन तक ले लिया था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब बायजूस ने $1 बिलियन में आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया। एक 5 साल पुरानी ईडीटेक कंपनी ने 33 साल पुरानी कोचिंग जायंट को खरीद लिया था। मार्च 2022 तक 58,000 एम्प्लॉइज और $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ बायजूस अपनी पीक पर पहुंच चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोविड-19 पेंडेमिक का इफेक्ट अब खत्म हो रहा था और यही बायजूस की ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी सेल्स उनके वैल्यूएशन के मुकाबले कम रफ्तार से बढ़ रही थी। इसलिए बायजूस अपनी सेल्स टीम को काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्प्लॉइज के लंबे वर्किंग आवर्स और बड़े सेल्स टारगेट का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे बायजूस की सेल्स प्रैक्टिसेस को लेकर कंप्लेंट सामने आने लगी। कई पेरेंट्स ने ये आरोप लगाए कि उन्हें प्रेशर देकर कोर्स खरीदने के लिए कन्विंस किया गया था और रिफंड लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे ऐसी खबरें सामने आने लगी, पेरेंट्स का बायजूस पर ट्रस्ट कम होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सेल्स की नहीं थी, बायजूस का बिजनेस मॉडल भी सवालों को घेरे में आने लगा। कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन उनके खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे थे। 2022 के अंत में बायजूस ने अपनी सेल्स मॉडल में बदलाव किया, लेकिन इससे एक्सपेंस कम हुए तो सेल्स गिरने लगी। अब बायजूस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, जिस ऑनलाइन एजुकेशन रिवॉल्यूशन पर अरबों डॉलर लगाए गए थे, क्या वही मॉडल लॉन्ग टर्म में काम कर पाएगा? जिस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन ले जाने के लिए मुहिम शुरू की थी, उसी कंपनी को अब ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स खोलने पड़ रहे थे। बायजूस ने 2022 में ऐलान किया कि अब वे अलग अलग शहरों में 500 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स खोलेंगे। लेकिन सवाल ये था, आखिर जिस कंपनी ने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर इतनी बड़ी वैल्यूएशन बनाई, उसे वापस ऑफलाइन मॉडल पर क्यों जाना पड़ा? दरअसल बायजू ने मान लिया था कि कोविड के बाद भी स्टूडेंट हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 साल तक ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद कई स्टूडेंट और पेरेंट्स वापस ऑफलाइन क्लासेस की तरफ जाने लगे। ऑफलाइन क्लासेस में टीचर से सीधा इंटरेक्शन और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होती थी, वहीं ऑनलाइन पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन बड़ी समस्या बन रही थी और यही एजम्पशन बायजूस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इसके बाद बायजूस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम धीरे धीरे सामने आने लगी। 2022 में कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 2,428 करोड़ का रेवेन्यू किया था, लेकिन इसके अलावा लॉसेस इससे भी ज्यादा थे, 4,564 करोड़। मतलब कंपनी हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान कर रही थी। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह थी कि बायजूस की इनकम का बड़ा हिस्सा टैबलेट और डिवाइसेस की सेल से आ रहा था। इससे ये भी सवाल उठने लगे कि क्या वास्तव में बायजूस ईडीटेक कंपनी थी या फिर एक सेल्स ड्राइवन एजुकेशन कंपनी। इसके बाद बायजूस के लिए मुश्किलें बढ़ती चली गई। फंडिंग मिलना मुश्किल होने लगा, एम्प्लॉइज की सैलरीज डिले होने लगी, वेंडर्स की पेमेंट रुकने लगी और $1.2 बिलियन के लोन को लेकर डिस्प्यूट होने लगे। इसके बाद कंपनी ने बड़े स्तर पर ले ऑफ शुरू किया। 2022 में जहां बायजूस में 58,000 एम्प्लॉइज थे, वहीं कुछ समय बाद ये संख्या काफी कम हो गई। फिर 2023 और 2024 में बायजूस को कई बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। कंपनी की वैल्यूएशन लगातार गिरने लगी। जो कंपनी $22 बिलियन की थी, वही वैल्यूएशन कोलैप्स के कारण अरबों डॉलर की वैल्यू खो बैठी। एक समय जिस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी माना जाता था, वही कंपनी अब सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही थी। बायजूस की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ तेजी से ग्रोथ करना काफी नहीं होता। एक मजबूत बिजनेस मॉडल, सही डिसीजन और एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी जो चीज कंपनी को सबसे ज्यादा ऊपर लेकर जाती है, अगर उसे सही से कंट्रोल ना किया जाए तो वही उसके पतन की वजह भी बन सकती है।